Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's Sankalp series session, we are going to discuss a very important topic that is bankers special relationship. तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम संकल्प सीरीज के अंदर कवर करेंगे। फॉर पीपीबी सिमिलर सीरीज वी हैव फॉर आईएफएस, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम ऑल्सो। एंड अगर आप जैब एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ई बुक वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द एग्जामिनेशन हो। ओके, चलिए अब अलग अलग जो स्पेशल रिलेशनशिप्स बन रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग। तो सबसे पहले मैंडेट की बात करते हैं। तो मैंडेट ना एक तरीके की अथॉरिटी है गिवन बाय द अकाउंट होल्डर इन फेवर ऑफ अ थर्ड पर्सन कि तुम मेरे बिहाफ पे एक्ट कर लो। मान लो मैं 3 मंथ्स के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरा अकाउंट है वो ऑपरेशनल रहे, जो जरूरी काम है वो चलते रहे। तो मैं बैंक को ना एक मैंडेट फॉर्म फिल करके दे दूंगी जिसमें बोलूंगी कि मेरे बिहाफ पे ये अमन नाम का पर्सन है, ये मेरे बिहाफ पे मेरा मैंडेटी रहेगा और ये मेरे अकाउंट को ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो जो अकाउंट होल्डर होता है वो मैंडेट इशू करता है। क्या इस मैंडेट फॉर्म को स्टैंप करने की जरूरत है? तो बिल्कुल भी नहीं। अनस्टैम्प्ड ये फॉर्म होता है। बैंक को बस फॉर्म में स्पेसिफिक सिग्नेचर दिए जाते हैं मैंडेट होल्डर या मैंडेटी के। तो अमन मेरा मैंडेट होल्डर या मैंडेटी होगा। और ज्यादातर मैंडेट ना शॉर्ट टर्म के लिए देते हो। अगर मान लो मेरी डेथ हो जाती, जो मैंडेट देता है उसकी डेथ हो जाए, वो इंसेन डिक्लेयर हो जाए या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो मैंडेट वहीं पे इनवैलिड हो जाता है, उसके आगे फिर कंटिन्यू नहीं करता। और मान लो मैंने 3 महीने के लिए अमन को मैंडेटी बनाया था, मैं पहले अगर मैंडेट विड्रॉ करना चाहूं मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में सारे पार्टनर्स मिलके मैंडेट फॉर्म फिल करेंगे। जॉइंट अकाउंट के केस में सारे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स मैंडेट दे सकते हैं, इंडिविजुअल मैंडेट दे सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस या जो कंपनीज होती हैं वो मैंडेट के थ्रू पावर नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो मैंडेट होल्डर है उसे अलग से चेकबुक इशू किया जा सकता है, एटीएम कार्ड इशू किया जा सकता है ताकि ट्रैक रहे कि उसने कौन सी ट्रांजेक्शन्स की हैं। अब जो मैंडेट होल्डर होता है ना ही वो मैंडेट जिसके बिहाफ जिसका अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, जो अमन है वो मेरा मैंडेट होल्डर या मैंडेटी है, वो मेरे कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं चेंज कर सकता, मेरे अकाउंट में मेरा नाम एड्रेस नहीं चेंज कर सकता, मेरा अकाउंट नहीं क्लोज कर सकता, एनआरई अकाउंट्स, एनआरओ अकाउंट्स इनको ओपन क्लोज नहीं कर सकता है। मेरे अलावा विदेश में किसी और को पैसे नहीं भेज सकता, किसी को फंड्स गिफ्ट नहीं कर सकता मेरे बिहाफ पे। वो लोकल पेमेंट्स करने के लिए चेक इशू कर सकता है, सेपरेट उसको चेकबुक इशू किया जाएगा। मैं इवन जाने से पहले लिमिट भी सेट कर सकती हूँ। तो मेरा जो मैंडेटी है वो मैक्सिमम इतनी ट्रांजेक्शन कर सकता है, एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन कर सकता है, मेरा अकाउंट कितने से डेबिट कर सकता है, उस पे मैं लिमिट्स लगा के जा सकती हूँ। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो कंपनीज हैं दे कैन नॉट ट्रांसफर पावर थ्रू मैंडेट, उन्हें पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू पावर ट्रांसफर करना पड़ता है। तो जो पावर ऑफ अटर्नी है वो डोनर या प्रिंसिपल देता है, डोनी या फिर एजेंट को। तो इवन कंपनीज के केस में जो पावर ट्रांसफर होता है कि कोई बिहाफ पर डिसीजन ले सके वो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू होता है। जो ये सारी पार्टीज हैं, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट अकाउंट, इंडिविजुअल से पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू भी पावर ट्रांसफर कर सकते हैं एंड मैंडेट के थ्रू भी पावर ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की। लेकिन कंपनीज के केस में, इंस्टीट्यूशंस के केस में पावर ऑफ अटर्नी ही दी जा सकती है। तो पावर ऑफ अटर्नी जनरल या यूनिवर्सल होती है या फिर स्पेसिफिक या लिमिटेड होती है। मान लो मुझे अपना लैंड सेल करना है तो मैंने आपको पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, किस लैंड से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन करोगे मेरे बिहाफ पे। तो ये लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी है, एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन के लिए आपको मैंने पावर ट्रांसफर किया है। लेकिन जो यूनिवर्सल पावर ऑफ अटर्नी होता है इसमें काफी एक्सटेंसिव पावर्स दी जाती हैं रिगार्डिंग दी बैंक अकाउंट या फिर ओवरऑल बिजनेसेस के केस में पावर ऑफ अटर्नी दे दी जाती है बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। तो जर्नल पावर ऑफ अटर्नी गिव्स पावर टू साइन चेक्स, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक्स, साइन बोरोवल डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अब मैंडेट जो फॉर्म होता है उसकी स्टैंपिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपका पावर ऑफ अटर्नी का डॉक्यूमेंट होता है उसका स्टैंपिंग करना जरूरी होता है। इट इज एग्जीक्यूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ नोटरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट और द ऑफिशियल ऑथराइज टू डू सो।
तो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू एक्सटेंसिव पावर्स ट्रांसफर की जा सकती है। इवन मेरी कंपनी है और मैं 6 महीने के लिए छुट्टी पे जा रही हूँ, विदेश जा रही हूँ, तो मेरे बिहाफ में मेरी कंपनी कोई और चलाएगा, तो मैं उसको पावर ऑफ अटर्नी देके जाऊंगी यूनिवर्सल। तो उसके पास एक्सटेंसिव पावर आ जाएगी मेरे बिहाफ पे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बैंकर्स राइट टू लियन की। अब तो बैंकर का जो राइट होता है टू लियन, लियन का मतलब है कि आप, जो बैंक है, आपकी गुड्स को या सिक्योरिटीज, जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बैंक के पास आपकी गुड्स या सिक्योरिटीज जाते हैं, वो उनकी पोजेशन को रिटेन कर सकता है जब तक कि आप उनका बैलेंस ना चुका दो, आप उनका पैसा ना चुका दो, डेट ना चुका दो। आपके बैंक बैलेंस पे नहीं राइट टू लियन होता, लेकिन आपकी गुड्स या सिक्योरिटीज पे बैंक लियन कर सकता है। और ये इम्प्लाइड प्लेज है बैंक का एक तरीके से। बैंक को कोई अलग से आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है, बैंक के पास ऑटोमेटिकली राइट टू लियन रहता है। ठीक है। और स्पेसिफिक राइट टू लियन भी होता है, पर्टिकुलर राइट टू लियन होता है कि पर्टिकुलर केस में राइट टू लियन होगा, लेकिन जनरल जो पावर ऑफ लियन होता है, बैंक के पास जनरल लियन होता है क्योंकि सारे गुड्स और सिक्योरिटीज पे रहता है। पर्टिकुलर में तो किसी स्पेसिफिक एरिया में वो लियन एप्लीकेबल होगा, लेकिन जनरल लियन होता है, बैंक के पास राइट होता है कि आपके जो भी गुड्स एंड सिक्योरिटीज है उनको बैंक अपनी पोजीशन में रख सकता है। ओके, अलग से अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, इट हो सकता है कि बैंक एडिड क्लैरिटी के लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ लियन इशू कर दे, लेकिन नॉर्मली बैंक के पास ऑटोमेटिकली राइट टू लियन होता है। ठीक है। अब exercise only against the customers whose goods and securities are in possession, not applicable to joint account unless explicitly agreed upon। joint account पे ये applicable नहीं होगा until unless explicitly agreed upon हो। and bank has a right to retain and sell the debtors properties in the event of default। अब मान लो मैंने बैंक का पैसा नहीं चुकाया, उसने मेरे गुड्स पे राइट टू लियन एक्सरसाइज कर लिया, अपनी पोजेशन में रख लिया, लेकिन मैंने फिर भी नहीं चुकाया, तो बैंक मेरे गुड्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा अंडर राइट टू लियन। तो जो हमारा ये राइट है, राइट टू लियन है, अंडर सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एक्सटेंडेड नॉट ओनली टू बैंकर्स। सिर्फ बैंकर्स के पास राइट टू लियन नहीं है, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, अटर्नीज, पॉलिसी ब्रोकर्स जो होते हैं, बस आपको नाम याद रखना है कि इनके पास भी राइट टू लियन होता है कि इनका पैसा नहीं चुकाओगे तो आपके गुड्स अपनी पोजेशन में रख सकते हैं। अब कहाँ पे राइट टू लियन एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर मान लो मैंने बैंक को अपने ज्वेलरी दी है संभाल के रखने के लिए, सेफ कस्टडी के लिए, उसमें बैंक राइट टू लियन नहीं रख सकता। मैंने किसी स्पेसिफिक पर्पज से बैंक को कोई डॉक्यूमेंट दिए, मैं गलती से मान लो अपनी ज्वेलरी बैंक में भूल गई, मेरे पर्स में मेरी ज्वेलरी थी, उस पे राइट टू लियन नहीं होगा। कोई डेट अगर अभी मेच्योर ही नहीं हुई है, अभी लोन ड्यू ही नहीं है, तो बैंक राइट टू लियन नहीं एक्सरसाइज कर सकता। चोरी के सामान पे राइट टू लियन नहीं होता है, और जॉइंट अकाउंट में भी राइट टू लियन नहीं है। अब जो साइमल्टेनियस राइट्स नहीं हो सकते बैंक के पास, देखो बैंक अपना पैसा रिकवर करने के लिए राइट टू सेट ऑफ भी यूज कर सकता है, लियन भी यूज कर सकता है। या तो लियन यूज कर लो या सेट ऑफ यूज कर लो, साइमल्टेनियसली पैसा रिकवर करने के लिए एक टाइम से एक ही पर्सन पे दोनों राइट्स बैंक अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राइट टू सेट ऑफ की। राइट टू सेट ऑफ को राइट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। मान लो ये एक पर्सन है, उसने बैंक से 20,000 रुपए जमा करवाए, एक अकाउंट है बैंक की जो दिल्ली में करोल बाग वाली ब्रांच है, वहां पे कस्टमर ने 20,000 जमा कराए, और दिल्ली में ही जो द्वारका वाली ब्रांच है, वहां से कस्टमर ने, सेम बैंक है, ब्रांच डिफरेंट है, 10,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट लिया है। अब बैंक इस कस्टमर को बोलता है कि हमारा पैसा चुका दो, कस्टमर नहीं चुकाता, फिर बैंक नोटिस भेजेगा कि हम राइट टू सेट ऑफ यूज करने वाले हैं। बैंक क्या करेगा, इस अकाउंट को और इस अकाउंट को कंबाइन कर लेगा, और ये जो 10,000 रुपीज है इस 20,000 में से रिकवर करेगा। तो ये बैंक का राइट टू सेट ऑफ है, राइट टू कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स है। ये बैंक का स्टैट्यूटरी राइट होता है, लीगल राइट है बैंक के पास, और कस्टमर को नोटिस दे के ही राइट टू सेट ऑफ लगता है। हाँ, लेकिन अगर कस्टमर ने पहले ही अकाउंट में बैंक के साथ अग्रीमेंट करके अपने अकाउंट को सेट ऑफ से एक्सक्लूड कर लिया था, फिर अलग बात है। बट नॉर्मली अगर एक्सक्लूजन नहीं हुआ है तो बैंक के पास राइट टू सेट ऑफ रहता है। और यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बोला कि करोल बाग वाली ब्रांच में, और ये है द्वारका वाली ब्रांच, लेकिन बैंक तो सेम है ना, तो सारी ब्रांचेस एक ही बैंक की है, तो सिंगल एंटिटी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। डेट कंटिंजेंट नहीं होनी चाहिए, डेट जो है वो मेच्योर होनी चाहिए, तभी ये राइट जो है ये क्लेम किया जा सकता है। ओके। एंड अ डिजीज्ड क्रेडिट अकाउंट एंड अ कस्टमर्स डेबिट अकाउंट कैन नॉट बी कंबाइंड।
अगर एक कस्टमर का डेबिट अकाउंट है और एक डिजीज्ड पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है, उनके अकाउंट्स को आप कंबाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली राइट टू सेट ऑफ अप्लाई करने के लिए नोटिस देना जरूरी है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे बिना नोटिस दिए कस्टमर को राइट टू सेट ऑफ लग जाता है। अगर कस्टमर की डेथ का नोटिस आ जाए, कस्टमर की इंसॉल्वेंसी का नोटिस आ जाए, कंपनी के केस में कंपनी के वाइंड अप होने का अ, आपको नोटिस आ जाए, और अगर बैंक को कहीं से गार्निशमेंट ऑर्डर आता है कोर्ट से, तो गार्निशमेंट ऑर्डर लगाने से पहले बैंक राइट टू सेट ऑफ करके अपना पैसा रिकवर करेगा। अगर बैंक को ये नोटिस आता है कि कस्टमर का जो अकाउंट में पैसा पड़ा है क्रेडिट बैलेंस, उसने किसी और को असाइन कर दिया, तो भी बैंक अपना इमीडिएटली राइट टू सेट ऑफ लगा लेगा। अगर बैंक को पता लगता है कि इस कस्टमर ने जो लोन में सिक्योरिटी गिरवी रखी थी, उसने कहीं और भी गिरवी रखी हुई है, तो भी बिना नोटिस के बैंक ऑटोमेटिकली राइट टू सेट ऑफ लगा लेगा कि भाई कल अगर डिफॉल्ट हो गया इस सिक्योरिटी पे, 2-3 जने क्लेम करने आ जाएंगे, तो बैंक अपने आप को सिक्योर कर लेगा। कस्टमर के पास राइट टू सेट ऑफ नहीं है। मान लो मेरा 50,000 रुपए पड़े हैं द्वारका वाली ब्रांच में और 60,000 पड़े करोल बाग वाली ब्रांच में। करोल बाग वाली ब्रांच में मैंने 70,000 का चेक जो है वो लगाया कि जो है चेक मैंने इशू कर दिया, 70,000 का चेक मैंने इशू कर दिया, लेकिन अकाउंट में तो सिर्फ 60,000 है। अब मैं बैंक को ये नहीं बोल सकती कि बाकी के 10,000 दूसरी ब्रांच में से निकाल लेते, नहीं। सेट ऑफ का राइट कस्टमर के पास नहीं होता है। ठीक है, अब क्या एफडी पे राइट टू सेट ऑफ लगेगा? यस, लगेगा। एफडी मेच्योर होने के बाद उस पर राइट टू सेट ऑफ लगेगा। राइट टू सेट ऑफ लगाने के लिए मेच्योरिटी को तोड़ा जो एफडी है उसको तोड़ा नहीं जा सकता मेच्योरिटी से पहले। ठीक है, तो मान लो डिपॉजिट ए के नाम पे है, लोन ए के नाम पे है, ए के प्रोपराइटरशिप फर्म के नाम पे है, राइट टू सेट ऑफ लग सकता है। प्रोपराइटरशिप फर्म और जो पर्सन होता है उसमें लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता। अब लोन जो है ए और बी के नाम पे है, पैसा ए के नाम पे है, राइट टू सेट ऑफ लग जाएगा। अब लोन एबीसी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है और ए उसमें पार्टनर है, तो पार्टनरशिप फर्म का पैसा रिकवर करने के लिए पार्टनर के जो अकाउंट है उस पर राइट टू सेट ऑफ लगता है। अब अगर लोन ए के नाम पे है लेकिन पैसा ए और बी दोनों के नाम पे है, तो यहाँ पे राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा, क्योंकि बी क्यों बीच में इन्वॉल्व हो, बी ने थोड़े ना लोन ली है। और अगर लोन ए के नाम पे है जो कि पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन पैसा पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है, तो राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है, उल्टी सिचुएशन में लग जाता है कि पार्टनरशिप फर्म के नाम पे लोन हो तो पार्टनर का पैसा यूज होता है, पार्टनर के नाम पे लोन हो तो पार्टनरशिप फर्म के पैसे पे राइट टू सेट ऑफ नहीं लगता है। अगर आप एक कंपनी में डायरेक्टर हो और आपने पर्सनल लोन लिया है, तो कंपनी का पैसा नहीं यूज हो सकता। ठीक है, आप ट्रस्टी हो, ट्रस्टी के लोन के लिए ट्रस्ट का पैसा नहीं यूज हो सकता। उसके बाद अगर मेरा लोन है मान लो, और मेरे दोस्त ने मेरे लोन की गारंटी दी है, मैंने लोन पे डिफॉल्ट कर दिया, तो मेरा दोस्त जो गारंटर है उसके पैसे पे राइट टू सेट ऑफ लग सकता है। ओके, उसके बाद आता है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। मान लो मैं बैंक आई, मैं आपको जानती हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको जल्दी से 10,000 रुपीज दिए और मैंने बोला मेरे लोन में डाल देना, ये पैसा लोन की किस्त है। ठीक है, आप जब चेक करते हो आपको पता लगता है कि मैंने तो बैंक से 2 लोन ले रखे हैं, लोन ए और लोन बी। मैं कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे के गई, तो यहाँ पे बैंक जो भी डिसीजन लेगा मेरे बेनिफिट के लिए लेगा कि बेस्ट डिसीजन क्या है। तो यहाँ पे मेरे और बैंक के बीच में ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप बन गया। यहाँ पे अब बैंक क्या करेगा, कैसे इस पैसे को यूटिलाइज करेगा, उसके लिए बैंक अपना राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज करेगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ हिज यूजुअल बिजनेस अ बैंकर रिसीव्स पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर if the latter has more than one account or has taken more than one loan from the banker, the question of appropriation of the money subsequently deposited by him arises। से इस पैसे का करें क्या, तो डेटर यानी कि बैंक वो करेगा क्या इस केस में, तो बैंक क्या कर सकता है, कैन डायरेक्ट हाउ द पेमेंट शुड बी अप्लाइड बाय आइदर गिविंग एन एक्सप्रेस इंटीमेशन अबाउट विच डेट इट इज फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में अगर पैसा जमा मैं करवा रही हूं तो मैं क्रेडिटर हूं, बैंक डेटर है। अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है तो मैं डेटर हूं। अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है मैं डेटर हूं और बैंक क्रेडिटर है। या तो मैं जब लोन चुका रही हूं या तो मैं बैंक को बता के जाऊं कि इस लोन का ये वाला किस्त मैं पे कर रही हूं। ठीक है, अगर तो मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन दे के गई हूं फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर बैंक अपना राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज करेगा। ठीक है, और जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी उसके हिसाब से लोन रिकवर किया जाएगा। ठीक है, इफ द डेटर मेक्स अ पेमेंट विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, अब मैंने लोन लिया, मैं डेटर हूं, मैं बता के नहीं कि क्रेडिटर के कौन से लोन की किस्त है, तो यहां पे बैंक अपना राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज करेगा। द क्रेडिटर कैन अप्लाई द पेमेंट
टू एनी लोन और डेट ओड बाय द डेटर। ठीक है, तो यहां पे when no agreement specifies how payment should be applied, the court ruled that payment must first be applied to the interest before being applied to the principal। तो हमेशा पहले पैसा यूज होगा इंटरेस्ट रिकवर करने के लिए, फिर प्रिंसिपल रिकवर करने के लिए ये पैसा यूज होगा। ठीक है, इफ नाइदर द डेटर नॉर द क्रेडिटर स्पेसिफाइज द अप्रोप्रिएशन, पेमेंट्स आर अप्लाइड इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। तो मेरा जो सबसे पुराना लोन होगा ना, उसको पहले सेटल किया जाएगा। एक लोन मेरा 2019 से चल रहा है, एक 2022 से। मैं पैसा देगी बताया नहीं कि कौन से लोन की किस्त है, तो जो पुराना वाला लोन है उसका जो पैसा है बैंक पहले वो रिकवर करेगा। अगर दोनों सेम टाइम के लोन है ना, सेम टाइम पे लिए हैं, दोनों ही लोन 2019 के सेम इंपॉर्टेंस के लोन है, तो पहले इंटरेस्ट रिकवर होता है और फिर प्रिंसिपल। हमेशा बैंक पहले इंटरेस्ट रिकवर करता है, फिर प्रिंसिपल रिकवर करता है। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अब इसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 24 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस बैंकर्स लियन? It is the right of a bank to retain possession of goods and securities owed by the debtor until debt due from the latter is paid। तो ये बिल्कुल सही है, ये बैंक का राइट है कि आपकी गुड्स और सिक्योरिटीज को तब तक पोजेशन में रखेगा जब तक आप बैंक का लोन नहीं चुका देते। अगला है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द पावर ऑफ अटॉर्नी इन अ लीगल अरेंजमेंट? ये भी अक्टूबर 24 का क्वेश्चन है। कौन एग्जीक्यूट करता है पावर ऑफ अटॉर्नी? द प्रिंसिपल हु ग्रांट्स अथॉरिटी टू अनदर पर्सन, attorney in fact who is authorized to act on behalf of someone else, the witness who observes the signing of the document, the notary public। तो प्रिंसिपल जो है उसके पास पावर होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करने के लिए, उसने पावर दी है ना किसी को, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अ मैंडेट फॉर ऑपरेटिंग अ बैंक अकाउंट? ये मई 2024 का क्वेश्चन है। अ मैंडेट कैन बी ग्रांटेड बाय एन अकाउंट होल्डर टू अ थर्ड पर्सन टू ऑपरेट द अकाउंट टेम्परेरीली। बिल्कुल सही। अ मैंडेट कैन ओनली बी इशूड फॉर जॉइंट अकाउंट्स इफ ऑल द जॉइंट अकाउंट होल्डर्स साइन द मैंडेट। बिल्कुल सही, सारे अकाउंट होल्डर्स को मैंडेट देना पड़ेगा। A mandate becomes invalid on death, insanity or insolvency of the account holder. Correct. Mandate is valid for indefinite period. No, indefinite नहीं होता, temporary period के लिए होता है। Account holder cannot withdraw mandate once it's issued। ये भी गलत है, कभी भी mandate जो देता है वो कभी भी withdraw कर सकता है। तो correct यहाँ पे कौन से हैं? A, 1, 2 and 3। ओके, चलिए अगला है, a bank has granted a loan of 5 lakhs against a fixed deposit of 8 lakhs and has marked a lien on the FD. Later, a garnishee order is received by the bank for attachment of rupees 6 lakhs. What amount, if any, is liable to be attached under the garnishment order? तो वैसे तो एक garnishment वाले में आना चाहिए था, but I mentioned a bit about के बैंक के पास अगर गार्निशमेंट ऑर्डर आता है, वो अपना राइट टू लियन, राइट टू सेट ऑफ यूज कर सकता है। ठीक है, जो बचा अमाउंट होगा उसी पे गार्निशमेंट अप्लाई होता है। तो हमेशा बैंक अपना लियन और अपना सेट ऑफ अप्लाई करेगा, बचे हुए पे गार्निशमेंट ऑर्डर लगेगा। तो देखो, अगर 8 लाख का डिपॉजिट है, उस पे कस्टमर ने ऑलरेडी 5 लाख का लोन ले रखा है, तो इस 5 लाख पे तो बैंक सेट ऑफ अप्लाई कर देगा, बाकी का बचा हुआ 3 लाख पे ही गार्निशमेंट ऑर्डर जाएगा। ठीक है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अ बैंक इज नॉट एंटाइटल्ड टू यूज द राइट टू सेट ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस two customer accounts where both debts are presentable, due and payable, a debt that is contingent and not yet due, death or insolvency of the customer, receipt of garnishment order। तो कहां पे बैंक अपना राइट टू सेट ऑफ नहीं लगाएगा? जहां पे डेट अभी ड्यू ही नहीं हुई है। ठीक है, जहां पे अभी डेट ड्यू ही नहीं हुई है वहां पे बैंक राइट टू सेट ऑफ कैसे लगा लेगा? ठीक है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे डिटेल में सिलेबस करना है, मैं सिर्फ 25 क्वेश्चंस नहीं, मैं पूरा सिलेबस अच्छे से करना चाहता हूं, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आपको अगर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, वहां पे जैब पे क्लिक करिए कोर्सेज में, तो यहाँ पे ना सबसे पहले मास्टर कोर्स आएगा। जो मास्टर कोर्स है उसमें डिटेल्ड आपकी प्रिपरेशन होती है, सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, पीवाईक्यू, सब कुछ आपको मिलेंगे। ओके, एंड 8 मंथ्स 12 मंथ्स की वैलिडिटी का है। लेकिन अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में नहीं एनरोलमेंट करना, तो सिंगल के अंडर आप
अलग अलग सब्जेक्ट्स की मास्टर कोर्स में भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। और आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 जो है उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। एंड इसमें भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की 15, टोटल 60 नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। तो आई होप ये जो सेशन है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।